न्यूज 24 के महामंच पर डॉक्टर महेश शर्मा का एक बार फिर से तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। डॉक्टर महेश शर्मा, अक्सर अभी तक सुबह से लेकर जो मंत्री आपकी सरकार के स्टेज पर आए हैं, हम उनको शुरुआती एक कमेंट करने के लिए माइक देते हैं ताकि वो अपनी 2 साल की उपलब्धियां बता सके। मैं भी आपको ये मौका जरूर दूंगा, लेकिन उसके साथ ही ये आरोप लगा देता हूं जो अक्सर पिछले 2 साल में लगातार आपके ऊपर लगे कि आपने संस्कृति के नाम पर देश को बांट दिया। कितने सेकंड? आप बोलिए। मैंने कहा कहीं सेकंडों में समझ नहीं, बिल्कुल, जब तक आप बोलना चाहें। वर्तमान में मानक भाई कितना समय दे रहे हैं ये जरूरी है। एक विश्वास देश की जनता में जागा। अंधकार सा नजर आ रहा था युवाओं को, उद्योगों को कि देश कहां जा रहा है। अखबार की शुरुआत काले पन्नों के इतिहास से शुरू होती थी। 2 लाख करोड़ का घोटाला, 1 लाख करोड़ का घोटाला। मंत्री ढूंढने पड़ते थे कि कौन सा मंत्री बेदाग है। एक विश्वास की किरण जागी। इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए निहित शासन में विश्वास जताया। और अगर मानक भाई मुझे 30 सेकंड देते कि सरकार के 2 साल में भारत सरकार ने क्या किया, तो मेरे लिए वो 30 सेकंड भी काफी थे कि मैं बताता कि इस देश की जनता के लोगों में एक विश्वास बना गवर्नेंस के प्रति, राजनीति के प्रति, गुड गवर्नेंस के प्रति, सुशासन के प्रति, पारदर्शिता के प्रति, ईमानदारी के प्रति। जो विश्वास इस देश की जनता खो चुकी थी अपनी गवर्नेंस सिस्टम में। अगर सबसे बड़ी कामयाबी का अगर कारण एक हमारी अचीवमेंट रही तो वह यह रही कि भारत सरकार उन 125 करोड़ देशवासियों में और विश्व के लोगों में भारतीयता, भारत के लोगों का मान सम्मान आज उस शिखर पर है जो आजादी के 67 साल बाद पहले नहीं था। मैं इस बात की बधाई आपको देना चाहता हूं। और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, बार बार मुझसे पूछा जाता है कि आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, किसको बदल रहे हैं। हम किसी को नहीं बदलते। हमारे ब्रांड एम्बेसडर देश की जनता ने चुने हैं, वो है नरेंद्र मोदी। हम उनके सानिध्य में उनके विकास, उनके सुशासन, पारदर्शिता के रास्ते पर इस सरकार को आगे ले चल रहे हैं। मुझे 3 मंत्रालय जिनका जिम्मा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, पर्यटन, संस्कृति और नागरिक उड्डयन। उसके पीछे भी मैं पेशे से भाई ने परिचय करा दिया कि मैं एक डॉक्टर हूं। तो मैंने पूछा कि मुझे आपने 3 जो मंत्रालय दिए हैं, तो उसके पीछे की सोच भी बड़ी स्पष्ट है। भारत की अगर सबसे बड़ी ताकत कहीं है तो हम कभी विश्व पटल पर यह बात नहीं करते कि बिलियन ट्रिलियन डॉलर रिजर्व है हमारा, नहीं बात करते। हम बात करते हैं मेरे भारत की घनी रिच हेरिटेज संस्कृति। वो फिल्मी कलाकार वाला कहानी है ना कि मेरे पास मां है। मैं कहता हूं मेरे पास भारत की घनी संस्कृति है और उस संस्कृति को पर्यटन के माध्यम से, उड्डयन के पंख लगाकर किस तरह विश्व के कोने में पहुंचाएं, ये हमारा ध्येय है, हमारी सरकार का ध्येय है। गाय माता की बात कर रहे थे क्या? आपने बोला मेरे पास माँ है। लोग कहते हैं कि माँ का मतलब तो गाय माता हो गया। मेरे पास माँ भी है, गाय माता भी है और भारत माता भी है। सुबह गंगा माता भी है और तुलसी माता भी है। लेकिन मेरे देश की ये परिपाटी है। महेश जी, सुबह से हम देख रहे हैं, प्रिय चीजें होती हैं हम उसको मां से जोड़ देते हैं। सुबह से हम देख रहे हैं जब मंत्री आते हैं, जब उनसे कंट्रोवर्शियल इशू पे, विवादित मुद्दे पे सवाल पूछते हैं, तो वो सबसे पहले ये गिनाते हैं कि हमारी सरकार में कम से कम लाखों करोड़ के घोटाले नहीं हो रहे। लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा 2 साल में भारत माता की जय, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बीफ खाना अपराध है, इंटॉलरेंस। पिछले 2 साल में आपका मंत्रालय, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय है, इस सब के अलावा और कोई चर्चा नहीं हुई। इसीलिए आरोप लगता है आपने संस्कृति के नाम पे देश को बांट दिया। क्या इस देश की संस्कृति इतनी कमजोर है कि उसे कोई बांट सकता है? हर 10-20 किलोमीटर पर जहां भाषा बदल जाती हो, वेशभूषा बदल जाती हो, खान पान बदल जाता हो, आज पूरे विश्व की चिंता यह है कि आखिर उसके बाद भी भारत एक है। धर्म, जात, बिरादरी, इतने लोग रह रहे, एक कोने से दूसरे कोने तक। क्या उसको कोई बांट सकता है? वो इतनी मजबूत है कि उसे कोई बांटने की गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी है, अगर आप किसी की बात करें तो हमारे महापुरुषों ने अखंड भारत की सोच थी। उन्होंने कभी भारत के विभाजन की बात नहीं कही थी, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो
चाहे वो भारतीय अरे जनता सारे पार्टी मुद्दे के तो नेता हों। विभाजनकारी हैं महेश जी। मैं कह रहा हूं मेरे सारे मुद्दे मेरे विभाजनकारी सभी नहीं लोगों थे ये ने- जो आप हाल में सबको हुए। लीजिए और तुम लीजिए कभी। सारे मुद्दे जो उठे विभाजनकारी नहीं थे वो। नहीं, इससे विभाजन किसका हुआ? किसे विभाजन कहना चाहते हैं हम? अगर आप कहना चाहते हैं जिस असहिष्णुता के मुद्दे पर 32 हमारे साहित्यकार कलाकारों ने अगर विभाजित कर दिया हो देश को, तो मैं समझता हूं उन्होंने एक घृणित काम किया है, एक पाप किया है उन्होंने। भारत जैसा सहिष्णु देश, पूरा विश्व इस बात की कायल है कि भारत जैसा कितनी बड़ी स्वीकारता है एक दूसरे धर्मों के प्रति, उनके प्रति, और मात्र 2600 कलाकारों में से 32 कलाकारों ने अपने तमगे वापस कर दिए। और किस लिए किए? क्योंकि बिहार का चुनाव था। बिहार का चुनाव जिस दिन शुरू हुआ, भारत असहिष्णु हो गया, और चुनाव खत्म हुआ, भारत सहिष्णु हो गया। कहां चले गए वो लोग सब? कहां गए वो लोग सब लोग? असहिष्णु तो, लेकिन उन्होंने जो पाप किया है वो अक्षम्य है। उन्होंने विश्व की नजरों में भारत को असहिष्णु सिद्ध करने का जो कोशिश की है, राजनीतिक अपने आकाओं के दबाव में या राजनीतिकरण के कारण, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिरकार क्यों? क्या वो एक ही महीने से असहिष्णु सरा देश? और किस लिए? दो हमारे साहित्यकारों की 2 प्रदेशों में हत्या हो जाती है। हमें दुख है इस बात का, पीड़ा है, नहीं होनी चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था राज्य का हिस्सा है, हत्या हुई, उसकी निंदा हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। कानून के प्रति उनको सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले, तो उसमें देश कहां से आ गया? भारत सरकार कहां से आ गई? असहिष्णुता कहां से आ गई? उसके प्रति हम भी उनके साथ हैं, हम उनके साथ सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए उनके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन उसका एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। और बनाया किन लोगों ने? बनाया उन लोगों ने जो उन्होंने चुनाव होने से पहले प्रधानमंत्री जी के लिए लिखा था कि ये देश गोधरा के हत्यारे को देश का प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। 30 लोगों ने लिखा था ये। अब उनकी चिंता कि मोदी तो बन गए प्रधानमंत्री, अब क्या करें? वो सिवा चिल्लाने के उनके पास कुछ बचा नहीं। उनकी इच्छा के विपरीत मोदी प्रधानमंत्री बन गए। इस देश के लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। अब आप उनके पास कुछ बचा नहीं, वो कहीं राजनीतिक लोगों के हाथ की कठपुतली बन गए। यह पीड़ा का विषय है। राजनीतिक लोग यहां राजनीति करें, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। राज भाई, हम दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुमार भाई से हमारा 25 साल पुराना दोस्ताने का संबंध है। एक दूसरे की 25 का तो मैं कुली हूं। अरे और भी छोटे होंगे मुझे लगता है। अच्छा हुआ स्वीट 16 नहीं कहा इन्होंने, 25 तो कह दिया कम से कम। चलो, लेकिन आपने जो महेश जी आरोप लगाया, मैं सोच रहा हूं अब राज जी और आप और कुमार विश्वास आप, उसके बाद हम ऑडियंस के सवाल भी लेंगे। महेश जी कह रहे हैं जिन लोगों ने देश में यह आरोप लगाया कि असहिष्णुता का माहौल है, इनटॉलरेंस है, उन्होंने पाप किया है। राज बब्बर जी, इसका मतलब यह आरोप आप पर भी है, आपकी पार्टी पर भी है, और कुमार विश्वास आप पर भी है, आपकी पार्टी पर भी। मेरे पे नहीं है, मेरे पास तो कोई नगर पालिका का पुरस्कार भी नहीं है, वरना मैं वापस कर देता। मेरे पे कोई आरोप नहीं। लेकिन आपने उस माहौल के बिगड़ने की बात की, उसका समर्थन किया, इसका मतलब वो पाप है। राज जी, आप जवाब देंगे? माइक ले लीजिए। महेश जी ने अच्छा लगा एक डॉक्टर को व्याख्यान देते हुए, प्रवचन देते हुए, क्योंकि पार्टी का यहां पर वो प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं, तो सवाल से हट के जवाब जो है वही जो मेरे ख्याल से हम टेलीविजन पर सभी मंत्रियों का सुनते आ रहे हैं, यहां बैठ के भी वही सुनने को मिला। महेश जी, किसने पाप किया है उस पर तो बाद में सवाल अभी आएंगे, बहुत सारे लोग करेंगे, जवाब दे देंगे। आप उस क्षेत्र के सांसद थे, सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। मैं कहूंगा जो आपने वहां जाकर पुण्य की बात की है, कम से कम उसको आप दोहराने का काम करें। मुझे खुशी होगी कि जब वहां पर उस व्यक्ति की हत्या हुई अखलाक की, तो आपने जाकर वहां क्या किया, वो कौन सा पुण्य का प्रवचन दिया, वो कौन सा सदवचन कहा, वो कौन से ग्रंथ से निकाल के वचन कहा, उसको अगर आप सुनाएंगे तो फिर मैं आपसे लंबी बात करूंगा। राजभाई चाहेंगे तो मैं उसे शब्दशः रिपीट करूंगा। मुझे खुशी है, मैं अहंकारी नहीं हूं लेकिन स्वाभिमानी हूं, और मेरा स्वाभिमान मुझे कहता है कि मैंने जितने भी वक्त से स्टेटमेंट्स अब तक अपने छोटे से, मैं एक राजनीति में नया स्टूडेंट हूं, मात्र 6 महीने का मैं एमपी बना, मुझे मंत्रालय मिल गए, काम किया, लेकिन मैंने जो शब्द कहे, इफ एंड बट और कॉमा के बीच में से अगर कोई आदमी पढ़ने की कोशिश करे तो गलत होगा।
लेकिन अगर उसकी मूल भावना को अगर कोई समझ के कहे तो मैंने अपने दिए हुए किसी भी स्टेटमेंट को वापस नहीं लिया है, किसी भी स्टेटमेंट के लिए क्षमा याचना नहीं की है, और होशो हवास में तर्कों के साथ वो मैंने स्टेटमेंट दिए हैं। मतलब दादरी कांड हादसा था। आज भी मैं उन पर खड़ा दादरी हूं। कांड हादसा था। जो भी मैंने स्टेटमेंट दिए, राज भाई ने जो कहा वो मैं रिपीट करूंगा। दादरी कांड हादसा था कह रहे हैं। दादरी भाई अब देखिए फिर ये कहेंगे कि सवाल कुछ और था, सवाल नहीं कहा तो है वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने अखलाक आपके अब क्षेत्र मैं सवाल कहता हूं, मैं जिस अखलाक की हत्याकांड क्या कांड की बात हो रही है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है कि जब घटना हो तो मैं उसका संज्ञान लूं। और अगर किसी एक व्यक्ति का पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर हक है वहां जाकर कुछ कहने और कुछ करने का, तो पहला हक मेरा है, क्योंकि मैं वहां का जनप्रतिनिधि हूं। मैं उस गंगा जमनी तहजीब में 35 वर्षों से रह रहा हूं। उन लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि चुना है। 3 दिन तक मैंने वहां के कप्तान से, एसएसपी से पूछा कि मैं वहां जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा साहब स्थिति ठीक नहीं है। वहां पहुंचते हैं वृंदा कारंत, वहां पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल, जिनका क्या लेना देना था दादरी से। वहां पहुंचते हैं श्रीमान राहुल गांधी, किस लिए? राजनीति करने के लिए। मैं उस घर में गया, और जिस घर ने पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब यह घटना हुई तो उस घटना के उस घायल बेटे को लेकर मेरे अस्पताल में, कैलाश अस्पताल में लाया गया। रात को 2 बजे उसके साथ कोई रिश्तेदार भी नहीं था। उसके दिमाग की सर्जरी होनी थी, एक दस्तखत चाहिए होते हैं। मैंने दस्तखत करे कि इसका इलाज करो, बिना कोई एक पैसा दे। वो एक अलग बात है, पैसे की तो विषय था। मैंने उसका इलाज शुरू किया और अपने डॉक्टरों को चैलेंज दिया कि इसकी जान बचानी है। 2 सर्जरी हुई उसकी। उसके सर्जरी के दौरान लोगों ने राजनीति करी। मैं नाम लेना चाहता हूं। आजम खान साहब राजनीति करने पहुंचे कि ये तो संघ वाले डॉक्टर महेश शर्मा का अस्पताल है, इसमें तो तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा, इसे लेके कहीं दूसरे अस्पताल चलो। मैं आज दुआएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं उसके छोटे भाई को। उसने कहा मेरा इलाज यहां बहुत अच्छा हो रहा है, मैं यहीं इलाज कराना चाहूंगा। 20 दिन तक मैंने उसका इलाज किया, हंसते खुलते फूल देकर उसे विदा किया। मुझे खुशी है उस भाई के लिए, मेरी पहचान। अब मैंने जो वहां जाकर कहा वो अभी सुनिए। वहां जाते ही पत्रकार बंधु इस बात के स्पेशलिस्ट होते हैं कि बीच में से कुछ उठाने के, उन्होंने मुझसे जाते ही कहा कि यह हत्या बीजेपी और आरएसएस की राजनीतिक साजिश का परिणाम है। मैंने कहा ये साजिश नहीं है, और अगर साजिश है तो प्रदेश में सरकार है, वो सरकार इसका कानून व्यवस्था प्रदेश का हिस्सा है, कानून इस पर कार्रवाई करे, जो दोषी है उनको दंडित करे। हम तो नहीं कह रहे किसी को रोके आप, लेकिन मेरा कहना है कि ये वहां की एक अफवाह के प्रति फैली हुई एक हादसा है, दुखद हत्या है, दुखद घटना है। मैंने ये कहा साजिश ये होती कि कोई साजिश चली आ रही थी महीनों से, एक साहब हमें तो इसकी हत्या करनी है। हत्या हादसा कैसे हो सकती है महेश? देखिए हत्या और हादसा में फर्क नहीं होता। हत्या और हादसा में मैंने कहा कि उन्होंने कहा साजिश। मान्यवर सवाल भी सुनिए पहले। था पहले सवाल सुनिए। सवाल है कि साजिश है या नहीं? हमने कहा ये साजिश नहीं। आज आप जो है वहां एक अफवाह फैली, वहां एक अफवाह फैली, और मैं नहीं कहता कि वो अफवाह सच थी या गलत थी। अफवाह कभी भी सच नहीं होती, गलत नहीं होती। अफवाह का कोई धर्म नहीं होता। डॉक्टर साहब, अफवाह फैली, उस अफवाह के उसका दुख है। हमने कहा उस हमारा दुख है, हम उसके भाई के साथ हैं, हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन ये साजिश नहीं है, ये एक दुखद हादसा है। मैं आज भी उन्हीं शब्दों को रिपीट कर रहा हूं। और सबसे बड़े तो हत्या हुई है, इसमें सबको पता है, इसमें क्या छुपाना है। उसकी मौत हुई है। कुमार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उस अखलाक भाई की मौत हुई है भाई, इसमें मैं मौत को नकार थोड़ी रहा हूं। आपने बहुत बड़ी बातें कर ली कि आपने ये किया, अच्छी बात है, आपका हॉस्पिटल है, आपका फर्ज है, आपको करना चाहिए। इसके लिए अब हॉस्पिटल में जाके ढूंढेंगे। हमारे यहां मैं कहता हूं इस देश के अंदर आज भी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मरीज ये नहीं ढूंढता कि मुसलमान के हॉस्पिटल में जा रहा हूं या हिंदू के हॉस्पिटल में जा रहा हूं। आपका जवाब जो सवाल पूछा गया था कि इतना बड़ा हादसा हो गया मंत्री जी, तो आपने कहा ये उस इतने बड़ी घटना हो गई तो लगता है कि ये साजिश, लोगों का कहना है कि ये साजिश है। आपने क्या कहा था? ये साजिश हो नहीं सकती, ये इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग, ये हादसा है, मात्र हादसा है। ये शब्द थे आपके, मात्र हादसा है। इससे बड़ी बात को, इतनी बड़ी घटना को आपने एक मंत्री होकर, आपने वहां के रिप्रेजेंटेटिव होकर कहा ये मात्र हादसा है। क्या आदमी क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है उसके ऊपर किसी का कत्ल हो जाए और आप कहते हैं मात्र हादसा है। आपने इतनी बड़ी बातें करके कह दिया, अच्छी बात है। देखिए आपने ये बात कही, आप इस वक्त राष्ट्रवाद का आपने बहुत बड़ा व्याख्यान दे दिया। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र। राष्ट्र किससे बनता है? ये राष्ट्र भारत जो है विविधता से बना हुआ है।
आप एक ही कूची में पूरे देश को रंग देना चाहते हैं कि पूरा देश जो एक ही रंग में रंग जाए। बस मुझे इतनी ऊंची आवाज में बोलना है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको बता रहा हूं कि मेरी बहुत मुझे बता ऊंची दें कि जहां तक बोल रहा आवाज, हूं, अभी तो सिर्फ आपके नोट से आधा नोट ऊपर किया है। मैं बहुत आसानी से और बहुत ही लहीमी से भी बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे आता है कि मैं लहीमी से बोलूं। क्यों हम इस तरह की बातें कर रहे हैं? हम सवालों के जवाब दें ताकि आनंद आए सब लोगों को। अच्छा, नहीं कुमार, ये तो मुद्दा ही ऐसा है ना कि इस पर आवाज तेज हो जाती है, खून गर्म हो जाता है। नहीं, और देखिए महेश जी जो कह रहे हैं, एक तो महेश जी सही बात है, मेरे बहुत पुराने बड़े भाई मित्र हैं, राज भाई सबसे तो पुरानी दोस्ती है। जब कभी भी ये विकास की, लोगों को साथ लेकर चलने की जब बातें हमारे भाजपा के मित्र करते हैं कि हम सबका विकास है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको गले लगा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तो मुझे एक शेर याद आता है कि तेरे खत आज लतीफे की तरह लगते हैं, तेरे खत आज लतीफे की तरह लगते हैं, खूब हंसता हूं जहां लफ्ज वफा आता है। तो जब कभी विकास की बात करते तो बड़ी हंसी आती है कि यार कैसी बात। महेश जी की समस्या है कि महेश जी जिस पाठशाला से आए हैं, उस पाठशाला का एजेंडा ही ये है कि भारत को एकता नहीं चाहिए, एक रूपता चाहिए। बोलते रहिए कि आप बोली बदलती है, भाषा बदलती है, कपड़ा बदलता है। दरअसल कांग्रेस ने इतने वर्षों तक तुष्टीकरण जैसे शब्द का जो इस्तेमाल किया, धर्मनिरपेक्षता शब्द के साथ जो बदतमीजियां की, वही अभद्रताएं राष्ट्रवाद के साथ भाजपा ने की। उनका राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। मैं दावा कर सकता हूं कि आपने जितने मंत्री यहां बुलाए थे, अगर आप उनसे यह पूछ लो कि राष्ट्र शब्द पहली बार आया कहां था, ऋग्वेद की वो ऋचा बता दें, वाक सूत्र में जहां वाग देवी राष्ट्र के बारे में पहले कहती हैं अहम राष्ट्रीय वसूनाम संगनी, अगर भाजपा का कोई मंत्री बता दे। इन्होंने वेद नहीं पढ़ा, इन्होंने उपनिषद नहीं पढ़ा, और जिनसे इनकी लड़ाई है, जिस गैंग को ये कहते हैं, वो कुपड़ों का है, उन्होंने गलत पढ़ा है। तो लड़ाई अनपढ़ों और कुपड़ों के बीच में है, राष्ट्रवाद और उसकी सारी ये इनके बीच की लड़ाई है। अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सब देशद्रोही हो गए साहब। अरे आपकी निर्मला सीतारमण जी वाणिज्य मंत्री वहां की पड़ी हुई, मेनका गांधी वहां की पड़ी हुई, आपका विदेश सचिव वहां का पड़ा हुआ, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के पहले 5 लोग वहां के पड़े हुए, हमारे सबके गुरु डॉक्टर नामवर सिंह वहां के अध्यापक रहे। आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। 8 लफंगे नारा लगा रहे थे, आपकी पुलिस निकम्मी थी, पकड़ नहीं पाई। पकड़ क्यों नहीं पाई? क्योंकि जो कश्मीर वाली बुआ था उसका दबाव था कि पकड़ मत लेना, सरकार नहीं बनाने दूंगी, तो आप वहां चुप हो गए। अब अफजल गुरु वहां तो देशद्रोही है, बात अफजल गुरु देशद्रोही है जेएनयू में, अफजल गुरु देशद्रोही है, देशद्रोही हम भी कह रहे हैं भाई देशद्रोही है, बिल्कुल गलत, भारत पे हमला करा। पर वो बुआ जी कहती हैं कि अफजल गुरु शहीद था, उसके मॉर्टल रिमेन लेके आओ, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले चुप बैठ गए। यानी कि यहां देशद्रोही, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, वाह, ये बढ़िया बात हुई भाई। अरे तय करो कि देशद्रोही है कि नहीं है। एक ध्वज, एक निशान, एक विधान। क्षमा, हम बचपन से सुनते थे, हमारे पड़ोस में संघ की शाखा थी, हम भी बड़े रुचि थी भाई, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बड़ी अच्छी बात है। एक ध्वज, एक निशान, एक संविधान, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। हमने देखा कि 2 ध्वज के बीच में बैठे हुए प्रधानमंत्री शपथ दिला रहे। हमने देखा कि एक ऐसा आदमी जिसने कभी यह कहा था कि एक भारतीय फौजी मरता है तो मेरे घर में ईद मनती है, उसको प्रधानमंत्री शपथ दिला रहे। तो भैया जैसे रामचंद्र जी के साथ था, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, हम छोटे छोटे थे, पिताजी की किसी ने नहीं खाई, क्योंकि पिताजी मर सकते थे, झूठी कसम थी। राम की खाई, राम अजर अमर थे। रामलला टाट में है, पट्टे सारे ठाट में हैं। तो रामलला चले गए, तो उसके बाद गौ माता आई, वो बिहार में गोबर हो गया, वहां भी काम खत्म हो गया। अब फिर जेएनयू, यार काम की बात करो, गले लगाओ। मैं बार बार इनसे कहता हूं, महेश जी से, मैं सबसे कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, कुछ मत करो। रात को जब अकेले बैठो, जब ट्विटर पर बदतमीज लोगों को फॉलो करते हो, मुझे दुख है मेरा प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो भद्र महिलाओं को मां बहन की गालियां देते। क्या विश्व जाएगा, क्या विश्व? उनको भी फॉलो करते हैं, मुझे नहीं करते। हो सकता है इसीलिए करते हो, सही कह रही हैं आप भाई। ऐसे लोगों को फॉलो, आप कुछ मत करिए। रात को बैठकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण सुनिए, जो उन्होंने सदन में बोले, जो उन्होंने बाहर बोले, तब आपको पता। हमें याद है, हम नजर रखते थे, तेलुगु देशम के एक ईरान नायडू साहब थे, उनको जिम्मेदारी थी उस समय पर। ईरान नायडू नाराज होते हुए अंदर जाते थे प्रधानमंत्री से मिलने, हम बात करेंगे, हम ये करेंगे, और बाहर निकल के कहते थे प्रधानमंत्री से हमारी बात हो गई है, सब मिलकर देश का काम करेंगे, बाहर चले। ये जो सहकार था, ये जो सद्भाव था, ये राजनीतिक स्वीकार्यता थी। और आप भी नए हैं डॉक्टर साहब, मैं भी नया हूं इस राजनीति में, लेकिन मैंने ये राजनीति पढ़ी है कि पंडित नेहरू ने पहली सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत होने के बाद भी उन्होंने 5 ऐसे मंत्रियों को शपथ दिलाई जो उनकी सरकार के नहीं थे। आपके सबसे बड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम सबके बड़े, जिनका नाम लेकर आप राजनीति करते हो, उनको कश्मीर मामलों का राज्य मंत्री बनाया। और जब हम बांग्लादेश से जीते और यूनाइटेड नेशंस में हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, तो इन कांग्रेसियों ने पूर्ण बहुमत के बाद अपना कोई आदमी नहीं भेजा, मेरे घर के सबसे बड़े कवि कुलगुरु पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा कि आप जाकर वहां बात कराए। ये सहिष्णुता थी हमारी। और आप पढ़े लिखे लोगों से कहते हैं तुम जंगल चले जाओ, तुम तो लड़की सेट कर रहे हो, अपनी बेटी को सेट कर रहे हैं, ये सोमालिया है, इसका डीएनए खराब है,
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये भाषा होती है? जापान में आप गए, हम ताली बजा रहे थे भाई, इतना अच्छा भाषण दिया। मैंने एक चैनल का नाम नहीं लूंगा, मैंने चैनल पे इंटरव्यू दिया, मैंने कहा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खबर चल गई, केजरीवाल आइड्स प्रेजेस फॉर मोदी, अच्छा काम। अगले दिन पता नहीं क्या हुआ, बोले कि गीता दे रहा हूं, हालांकि सेकुलर लोग नाराज हो जाएंगे मेरे देश के। सेकुलर होना खराब बात है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमिका में लिखा हुआ है सेकुलर, आप मना करिए मैं सेकुलर नहीं हूं। आपने वहां विदेश में जाके मजाक उड़ा दी भारत की यार। कुमार, तो एक दूसरे को लेकर चलिएगा। कुमार, और एक बात और बता दें, जो आज साहिब मसनद हैं इनसे सीखिए, इनको भी बहुत था। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, 3 साल का मकान है, उसके बाद खाली हो जाएगा। अच्छा क्यों